12 बजे मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया था। हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। मेरे से मोबाइल पर भी बातें कर रहा था कि पापा मुझे बचा लो। मैं भी तैरना नहीं जानता था, मेरा बेटा भी तैरना नहीं जानता था। कार की छत पर वो सनरूफ के थ्रू ऊपर आ गया था और लेट गया था ताकि कार अनबैलेंस नहीं हो। जो रेस्क्यू टीम है वो इनकम्प्लीट एमिनिटीज़ के साथ वहाँ आई। उनके पास न ट्रेंड कोई ऑफिशियल था जो उसको मदद दे सके। ठंडा पानी और सरिया क्या क्या आरोप लगाकर वो लोग बचते रहे। उसके बाद इन लोगों ने फिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को कॉल किया, जो लगभग 3-4 बजे के बीच में पहुँचे। और फिर उन लोगों ने 2 घंटा तक केवल स्लोप बनाने में समय खर्च किया। 3 बजे तो मैं होप ही खो चुका था कि अब शायद ही बचा होगा, क्योंकि लाइट आना भी बंद हो गया था। हम इस समय युवराज के घर में हैं, युवराज के पिता के साथ। समय ऐसा नहीं है कि हम कुछ पूछें, कोई बात करें, लेकिन बातें सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी नहीं सुनी तो फिर आगे हमें और भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम बस सुनने आए हैं, कुछ भी पूछने नहीं आए हैं। आपका शुभ नाम सर? राजकुमार मेहता। कब से आप लोग दिल्ली में हैं और वैसे कहाँ के रहने वाले? दिल्ली में तो 8 साल हुए, लेकिन इस सोसाइटी में मैं 1.5 साल से रह रहा हूँ। यह घर आपने खरीदा है कि हाँ, रेंट? खरीदा है मैंने। कैसा यहाँ का आसपास का अनुभव रहा है आपका, सोसाइटी का, पास के इलाके का? और जैसे एक तो बनी है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक एमिनिटीज़ अभी भी रिक्वायर्ड है, सफिशिएंट नहीं है, और उसका खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नेटवर्क वगैरह का है, या पास के जो नाले हैं वो सब अनकवर्ड हैं, और वही असुरक्षित माहौल बना रहा है। बहुत मुश्किल जिक्र होते हैं कुछ कुछ, मतलब पूरे जीवन के लिए ही, लेकिन उनके बहाने हम किसी बड़ी पिक्चर पर बात करते हैं। तो इसलिए बहुत माफ़ी के साथ ये जिक्र छेड़ रहा हूँ कि उस रात कब, कितने बजे आपके पास फ़ोन आया और उसके बाद क्या घटनाक्रम रहे? ये सारी घटनाएं तो विस्तृत रूप से मीडिया में पहले ही आ चुकी है, लेकिन एक नैरेटेड वे में मैं बता रहा हूँ कि 12 बजे मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया था, और मैं तुरंत वहाँ स्पॉट पर पहुँचा। करीब 20-25 मिनट लगे, फॉग के कारण दूसरी जगह गया, फिर वहाँ से वापस हुआ था। और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। मेरे से मोबाइल पर भी बातें कर रहा था कि पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे किसी तरह बचाओ, ये कार अब धीरे धीरे डूब रही है। मैंने उसका हौसला बनाए रखा और पुलिस की भी मदद मांगी। पुलिस करीब 20 मिनट बाद पहुंची, और उसने फिर रेस्क्यू टीम के लिए कॉल करना शुरू किया। तो पहले फायर ब्रिगेड वाले आए, और केवल उन लोगों ने रस्सी का ही सहारा लिया, उसमें उसको बचाने के लिए फेंका, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। सेकंड ऑप्शन या सेकंड उपाय उनके पास नहीं था। उनके पास न तैराक था, न गोताखोर, नहीं उसने लाइफ जैकेट वाली ट्यूब या बोट का यूज़ किया या कुछ उपाय किया। और तमाशबीन, वो भी तमाशबीन बने बैठे रहे जब रस्सी काम नहीं किया। और मेरा बेटा चिल्ला रहा था, और मैं पागलों की तरह किसी तैराक की खोज में आसपास घूम रहा था कि कोई मिले जो उसको मदद कर सके। मैं भी तैरना नहीं जानता था, मेरा बेटा भी तैरना नहीं जानता था, और ये एक कमी रह गई हम लोगों के जीवन में कि ये हुआ प्रशासन की लापरवाही की जो रेस्क्यू टीम है वो इनकम्प्लीट एमिनिटीज़ के साथ वहाँ आई। उनके पास न ट्रेंड कोई ऑफिशियल था जो उसको मदद दे सके। ठंडा पानी और सरिया क्या क्या आरोप लगाकर वो लोग बचते रहे। और मेरा बेटा लगभग 3 बजे के करीब में उसने वो इंडिकेशन भी दिया था टॉर्च लाइट जला करके कि वो कहाँ पर अभी प्रेजेंटली है। कार की छत पर वो सनरूफ के थ्रू ऊपर आ गया था और लेट गया था ताकि कार अनबैलेंस नहीं हो। और अपने बचाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया, और काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा था जिससे रोड पर स्पष्ट आवाज़ आ रही थी। उसके बाद इन लोगों ने फिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को कॉल किया, जो लगभग 3-4 बजे के बीच में पहुँचे। और फिर उन लोगों ने 2 घंटा तक केवल स्लोप बनाने में समय खर्च किया। जेसीबी को बुलवाया और स्लोप बनाया। 6 बजे वो लोग अपने बोट को तालाब में उतारे, और 3 बजे तो मैं होप ही खो चुका था कि अब शायद ही बचा होगा, क्योंकि लाइट आना भी बंद हो गया था।
इस तरह जीवन लीला हमारे आँख के सामने, और सैकड़ों वहाँ पर जो ऑडियंस था जो देख रहा था और वीडियो बना रहा था। कारगर किसी ने कोई उपाय नहीं किया, रेस्क्यू टीम आधी अधूरी रही, उनका हाइड्रा केवल फॉर्मेलिटी के लिए आया, थोड़ा सा बाहर पानी की ओर गया, रस्सी फेंका, असफल रहा, वापस हो गया। इतना ही कुछ उपक्रम चलता रहा और एक कीमती जान पानी के हवाले हो गई। क्या एजुकेशन थी युवराज की और फिर एम्प्लॉयमेंट वगैरह? युवराज बीटेक किया हुआ था विथ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें स्पेशलाइजेशन था। इसके कारण उसको पहले ब्लू पाई और सब्सिक्वेंटली डनहम्बी, एक यूके बेस्ड कंपनी है, उसमें बिग डेटा इंजीनियर के रूप में अपॉइंट हुआ था और वहीं पिछले 1.5 ईयर से वहाँ काम कर रहा था। और गुड़गांव से वीकली 2 या 3 दिन वो ऑफिस अटेंड करता था, बाकी वर्क फ्रॉम होम था उसका। और इसी एक क्रम में ये हादसा हुआ है। जो गुड़गांव से उस दिन ऑफिस से लौट रहा था तो कुछ एक्स्ट्रा उसको काम करना पड़ा, जो लेट हो गया 2 घंटे। और वहाँ से आया तो 11:50 या 11:55 के करीब वो स्पॉट जहाँ उसके पास टी पॉइंट पर आया और ये हादसा हुआ। फॉग के कारण देखा नहीं, इंस्टेड ऑफ टर्निंग राइट वो सीधा नाले में चला गया। वहाँ ट्रक पहले से कोई एक्सीडेंट हुआ था 1-2 सप्ताह पहले, तो ऑलरेडी टूटा हुआ दीवार था जिसको कंसर्न्ड अथॉरिटी ने रिपेयर ही नहीं कराया था या कुछ इंडिकेटर भी नहीं डाला था कि यहाँ खतरनाक मोड़ है या कुछ। तो ये सारे कारण थे, प्रशासनिक लापरवाही साफ साफ पता चलती है जिसमें एक कीमती जान गई है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि इसके बाद से युवराज का परिवार किसी से नहीं मिल रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है अब किसी से मिलने की, नेता मंत्री हो, पुलिस प्रशासन हो, क्या अब यहाँ क्या कहना या मिलना बाकी है? जो कहना था, जो मिलना था, वो पहले करना था। आप लोग यहाँ इतने समय से रह रहे हैं, ये सारी समस्याएं हमें लोगों ने और भी बताई कि ये अभी की नहीं है। लोग आते हैं रात में, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। कई लोगों ने अपने फ़ोन पे वीडियो दिखाया जो उन्होंने बनाए हैं पहले, खूब अंधियारा है। आप लोगों ने इसको पहले भी रेस कराई आपस में? सोसाइटी के निवासियों ने मूलभूत जितनी भी समस्याएं, नेटवर्क संबंधी या स्ट्रीट लाइट संबंधी, वो वाटर पिट के बारे में, नाले के कवर के बारे में बिंदुवार कई बार पिटीशन दिया गया नोएडा अथॉरिटी को, और जो भी कंसर्न्ड वहाँ पर अथॉरिटीज़ थे उनको उन लोगों ने पर्सनली जाके शेयर किया। लेटर पर उन लोगों ने एक्शन लिया ही नहीं, कोई राइटिंग में आश्वासन भी नहीं दिया कि हाँ इतने दिनों में ये काम हो जाएगा। कंप्लायंस 0 था, केवल पिटीशन ही दिया गया था। एक एक बात आपके सामने, फ़िलहाल उन पे अलग वीडियोस में बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ से इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।